बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ HIV। कल हमने HIV का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एड्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो बेटा देखें, HIV पहले तो इसका होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? ह्यूमन है, क्योंकि स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरसेस। ठीक है, HIV अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पे, लेकिन ह्यूमन बॉडी पे भी स्पेसिफिक रीजन पे। अगर पूछा जाए MCQs में कि HIV का होस्ट कौन है, तो आपने आंसर करना है ह्यूमन। ह्यूमन में आर्गन पूछे, सिस्टम पूछे तो इम्यून सिस्टम है। ठीक है, फिर उसमें सेल पूछे तो कौन से सेल होंगे? उसका नाम है CD4 सेल। CD4 सेल स्टैंड फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD4 स्टैंड फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। हेल्पर टी सेल और हेल्पर टी लिम्फोसाइड भी इसको कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे एक ही नाम है और इसका काम है एंटीजन की रिकग्निशन करना, किलर टी सेल को मोटिवेट करना, एक्टिवेट करना, एंटीबॉडीज़ को, बी सेल को बाखबर रखना कि यहाँ पे फलाना एंटीजन आया है। अंडरस्टैंड? तो इसका जो स्टेप है वो पहले हम बयान कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे जाते हैं। बाइंडिंग एंड फ्यूजन। बाइंडिंग एंड फ्यूजन मीन्स अटैचमेंट और फ्यूज होना और होस्ट सेल के अंदर, इंजेक्ट इट्स RNA अपना इंजेक्ट करना। फ्यूजन और इंजेक्शन सिमिलर टर्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद थर्ड है। फिर इंटीग्रेशन कहते हैं कि उसके DNA का हमारे न्यूक्लियस तक पहुंचने के अमल को इंटीग्रेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बेटा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इसको कहते हैं कि जब ये हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है तो ये क्या कर लेता है? ये अपना RNA बना लेता है। क्या बना लेता है? RNA। ठीक है, और ट्रांसलेशन फिर उससे प्रोटीन बनते हैं। असेंबली फिर इसकी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर आपस में एक साथ होते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाए। और आखिर में मैच्योरेशन एंड बडिंग। जब वो मैच्योर हो जाता है तो बड अप हो जाता है, हमारे CD4 सेल से निकल जाता है। अब देखें, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। बेटा पहला काम किया है, इसके पास क्या है? स्पाइक है। क्या है? स्पाइक। और HIV के पास स्पाइक की तादाद कितनी है? 72 स्पाइक। शाबाश है, 72 स्पाइक। और हमने पढ़ा था कल कि स्पाइक का काम है अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी। क्या? अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी। अटैच हो गया, फ्यूज हो गया और इसने अपना RNA इंजेक्ट कर दिया। ठीक, RNA आ गया। अब बेटा हमारे पास तो DNA है और यह है RNA, तो कंपटीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको अल्लाह ने एक एंजाइम दिया है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। बेटा आप लोगों ने नॉर्मल हालात में पढ़ा है, ज़रा देखें कि ये हमारे पास DNA है। ये क्या है हमारे पास? DNA कन्वर्टेड इनटू mRNA। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर ये mRNA या RNA वापस कन्वर्ट हो जाए और DNA बन जाए, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये साइड पे आ जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और बना लेते हैं cDNA कंप्लीमेंट्री DNA। अब बेटा ये cDNA क्या करता है? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द फिनोमेना थ्रू विच RNA is converted into complementary DNA is known as reverse transcription। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अब बेटा ये DNA अब क्या करेगा? ये अब एंट्री करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। विद इन सेल जाएगा, सेल में भी कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस तक जाएगा। अब ये इंटीग्रेस एंजाइम इस DNA को कहता है कि आ जाओ, मैं आपको कहाँ तक पहुँचाता हूँ? न्यूक्लियस तक पहुँचाता हूँ। जब ये न्यूक्लियस तक पहुँच जाता है, अटैचमेंट कर लेता है, इस फिनोमेना को बेटा कहते हैं इंटीग्रेशन। द एंट्री ऑफ viral DNA, HIV DNA into
और न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ एंटीग्रेज एंजाइम इज नोन एज इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? चले अब बेटा ये दोनों आपस में मिले, ये वायरस डीएनए और ये कौन सा डीएनए? हमारा डीएनए। ये दोनों मिले तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रो वायरस। ये एमसीक्यूज है कि व्हेन HIV DNA अटैच विद होस्ट DNA, एसोसिएट विद होस्ट DNA, देन इट इज नोन एज अ प्रो वायरस। फिर इसको बेटा क्या कहते हैं? प्रो वायरस कहते हैं। ठीक। अब बेटा ये अब हाईजैक कर लेता है हमारे डीएनए को, अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिस तरह हम कहते हैं कि ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, विदाउट होस्ट बॉडी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो इस बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने काबू में कर लेता है। अब इसको कहते हैं मेरे लिए काम करो। क्या करो? मेरे लिए RNA बनाओ। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये इसका mRNA बना लेता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या ये कहता है कि अब ट्रांसलेशन करो। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप अपना mRNA भेजो बाहर, राइबोसोम खड़ा है, वो आपके लिए क्या बना लेगा? प्रोटीन। क्यों? वो कहता है मेरे सारे कुछ तो बाहर पड़े हैं, मैं तो यूं ही आया था, सिर्फ RNA लेके आया था, मेरे बूट, कपड़े, टोपी सब कुछ तो बाहर पड़े हैं ना। अब वो मेरे लिए कपड़े दर्जी बनाएगा, और वो दर्जी कौन है? राइबोसोम है। ये इसके लिए क्या शुरू कर लेता है? देखें, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसके सारे प्रोटीन बन गए। सुने, इसके सारे प्रोटीन बन गए। जब प्रोटीन बन जाते हैं तो फिर ये प्रोटीन आपस में एक साथ हो जाते हैं, स्पाइक अटैच हो जाता है, एनवेलप सेट हो जाता है, और ये RNA आ जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं क्या? असेंबली। ये होस्ट सेल के अंदर आपस में असेंबल्ड हो जाते हैं, एक साथ हो गए। अब ये तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये मैच्योर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैच्योर नहीं होगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ये इस मेम्ब्रेन को तोड़ देगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। हाँ, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। अब यहाँ पे ये जब ये प्रोटीन बन जाते हैं बेटा, ये प्रोटीन तो ये अजीब होते हैं। अजीब का मतलब क्या है? इसका शेप यूँ तो नहीं होता, तो इसके पीछे बेटा प्रोटीएज आता है। ठीक है, ये प्रोटीएज एंजाइम इसको क्लीव करते हैं स्पेसिफिक साइट पे, ख़ास साइट पे इसको तोड़ देते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ये किसका काम है? प्रोटीएज का। फिर ये मेम्ब्रेन से बाहर आता है, जिसको कहते हैं मैच्योरेशन एंड बडिंग। जब मैच्योर होकर बाहर निकलता है तो ये अटैक करेगा अनदर CD4 सेल, ये दूसरे हेल्पर T सेल को ढूंढेगा, उसको अटैक करेगा। इज इट क्लियर? अब बेटा इसके बाद हमारे पास है अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेशन। बेटा अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेशन की मैं सिंपल एग्जांपल पहले बता दूं आपको। बेटा अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेशन इसको कहते हैं कि जब हमारी बॉडी HIV इतनी ख़राब करे, एड्स हो जाए, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम तो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, वीकेंड हो जाता है। तो हर एक बीमारी आती है और हमारे बॉडी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बीमारियों को जो अपॉर्चुनिटी उसको मिले हमारे वीकेंड इम्यून सिस्टम का, जो हमारे वीकेंड इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी में आ जाए, इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेशन। देख, व्हेन इम्यून सिस्टम बिकम डिफिशिएंट ड्यू टू एड्स या HIV अटैक की वजह से या एड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाए, रेजिस्टेंस खो दे, then every pathogen or disease get opportunity of weakened immune system and attack on body। फिर हर किस्म की बीमारी छोटी हो या बड़ी, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मौका परस्त है ये बीमारियाँ, मौका शनास है। जैसे उसको मौका मिले तो हमारे बॉडी को अटैक करता है, अंदर आते वापस नहीं जाते। क्यों? वापस जाने के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना पड़ता है और इम्यून सिस्टम इसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक। अब बेटा इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? MCQs आ सकते हैं। ऑल आर द अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेशन एक्सेप्ट। तो इसलिए आप लोगों ने ये 5 नाम याद करने हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टेक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन। बेटा टेक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोन है, ये ब्रेन को अटैक करता है। टेक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन। कैंडिडायोसिस ऑफ एसोफेगस, ट्रेकिया एंड लंग, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रिकरेंट निमोनिया। ये 5 नाम याद रखने हैं, क्योंकि इस पे एक MCQs आएगा कि ऑल आर द फॉलोइंग आर
अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन एक्सेप्ट, इसमें एक होगा जो नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस या इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। आरएनए कंटेनिंग वायरस है, एमसीक्यूज आता है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट इन फ्लू वायरस, 8 पीसेस ऑफ आरएनए। और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, कितने, 5। अब बेटा इस वजह से हाइब्रिड प्राजिनी ये बना सकता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आरएनए मिलके हाइब्रिड प्राजिनी बनाता है। होस्ट अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन, हमारा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है इसमें ये रहता है। 2 टाइप ऑफ स्पाइक है और स्पाइक का काम है अटैचमेंट। Na न्यूरोअमाइनिडेज, Ha हेमाग्लूटानिन, न्यूरोअमाइनिडेज हेमाग्लूटानिन। अब एमसीक्यूज में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइक इज ऑफ मशरूम शेप इन फ्लू वायरस, तो मशरूम शेप कौन होगा, Na, और ट्रायंगुलर या रॉड शेप कौन होगा, Ha। अंडरस्टैंड, कौन होगा, Ha। अब ये फ्लू वायरस हेपेटाइटिस, बेटा हेपेटाइटिस पे 2022 में एमसीक्यूज आया था। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ डैश लीवर, अंडरस्टैंड। हेपेटोसाइट सेल है किस में, लीवर में, ठीक है। तो हेपेटाइटिस A, B, C, इसको डिफ्रेंशिएशन मैकेनिज्म से आप लोगों ने सीखना है, डिफ्रेंशिएशन इसमें करना है। बेटा ये काज्ड बाय HAV, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, पहला तो ये हुआ। सेकेंड, ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है, ये भी आरएनए है, दरमियान वाला डीएनए है, इसको यूँ याद रखें, पहला आखिरी आरएनए है, दरमियान वाला क्या है बेटा, डीएनए है, ठीक है। नॉन एनवेलप है फर्स्ट वन, एनवेलप पोलियो और HAV ये नॉन एनवेलप वायरसेस में आते हैं, ठीक है। अब IP मतलब है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिस दिन आप एक्सपोज हो जाए किसी वायरस के लिए, और उसके बाद 7 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते बाद आप में उस बीमारी के सिम्टम आ जाए, इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब बेटा देखें, इंक्यूबेशन पीरियड आपने याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकते हैं 2 to 4 वीक, 4 to 20 वीक, 2 to 26 वीक। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इसका नाम है, सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी का नाम है। सीरम कहते हैं अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट फेब्रोन्यूजिन प्रोटीन इज नोन एज सीरम। सीरम की डिफिनीशन क्या है, अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट फेब्रोन्यूजिन प्रोटीन इज नोन एज सीरम। और इसको कहते हैं इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, क्या, इन्फ्यूजन। सिम्टम, जनरल मेलाइसिस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसमें मेन खतरनाक चीज़ है क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर हो सकते हैं, लीवर कैंसर हो सकता है, और इसमें लीवर सिरोसिस हो सकते हैं, इसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इसका नॉर्मल इलाज हम इलाज नहीं करते, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी, लेकिन नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी, ये एमसीक्यूज है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं 72 एंटीवायरल ड्रग्स, कम्बिनेशन ऑफ केमोथेरापी करते हैं, 72 एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक हो गया। अब विराइड्स these are infectious RNA पार्टिकल। विराइड्स बेटा क्या है, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल है, ठीक है। और ये इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल काज हेपेटाइटिस D इन ह्यूमंस। ये इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल क्या करता है, हेपेटाइटिस D काज करता है किसमें, ह्यूमंस में, अंडरस्टैंड। और प्लांट्स में ये काज करता है केडंग डिजीज, स्पेशली कोकोनट में, कोकोनट ड्राई हो जाता है, कोपरा खुश्क, ठीक। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर PSTV1, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विराइड्स 1 काज करता है इसको। सिट्रस एक्सोक्राइटस, इसमें माल्टे, लीमो वगैरह पे अटैक हो जाता है वायराइड्स का। कोकम्बर पेल डिजीज, ठीक है। फिर है बेटा प्रियोन्स। बेटा प्रियोन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, दे हैव नो RNA, जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं है। विराइड में प्रोटीन नहीं है और इसमें RNA नहीं है, ठीक है। अब बेटा एंड काज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, एंड दिस प्रियन आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट जीन whose name is PRPC, प्रियन प्रोटीन जीन फॉर सेलुलर या कॉमन, ये नॉर्मल जीन है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो बन जाता है बेटा
PRPSC, प्रियान प्रोटीन फॉर स्क्रेपी। स्क्रेपी पहली बीमारी आई थी शिप में उसके ब्रेन न्यूरो डिजेनरेशन हुई थी। अब न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर काज करता है अगर इन्फेंट्स में और बच्चों में, तो इसको कहते हैं अल्पर सिंड्रोम। अगर बच्चों में और इन्फेंट्स कहते हैं नुज़ाइदा बच्चे, तो फिर इसको क्या कहते हैं? अल्पर सिंड्रोम। और इसके सिम्टम क्या है? मोटर न्यूरॉन लॉस हो जाते हैं, इस हाथ पे हमारी काबू नहीं रहती, डिमेंशिया मेमोरी लॉस हो जाती है, और पैरालिसिस भी काज हो सकती है। पैरालिसिस मीन्स बॉडी ऑर्गन काम करना छोड़ दे, ब्रेन के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। चले क्वेश्चन करें, शाबाश। हाँ बेटा क्वेश्चन दे, शाबाश 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 शाबाश, टेम्पो रखेगी, क्लियर है? चले ओके।